बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए भरोसा रखना होता है। भरोसा खुद पर, अपनी मेहनत पर और साथ ही साथ एक ऐसे साथी पर जो आपको सही राह दिखला सके। आप भरोसा रखते हैं हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन पर, जो आपको दिलाता है कृषि जगत से जुड़ी हुई जानकारियां। आज हम बातें करेंगे फल और सब्जी के मूल्य संवर्धन पर, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लतावर्गीय फसलों को समय से करें तुड़ाई। मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कई योजनाओं में आवेदन आमंत्रित। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्णप्रिया। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, यदि आप लतावर्गीय फसलों की खेती किए हैं तो समय से तुड़ाई करना जरूरी है। समय से तुड़ाई नहीं करने से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। साथ ही जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कई योजनाओं में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस योजना के तहत लोहरदगा जिले के मछली पालक 14 अगस्त तक जिला मत्स्य पदाधिकारी लोहरदगा के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रपत्र कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है। किसान भाई, खेत में बीज बुआई से पहले बीज को उपचारित जरूर करें। बीज को रासायनिक और जैविक विधि से उपचारित किया जा सकता है। रासायनिक विधि से बीज को उपचारित करने के लिए FIR तकनीक अपनाएं। बीज को उपचारित करने से लगाए गए फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जिससे किसान ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाई, अगर बीज उपचार करना चाहते हैं तो इसका दो विधि है, एक रासायनिक विधि है और एक जैविक विधि है। अगर कोई किसान बंधु चाहते हैं कि अगर रासायनिक विधि से इसका उपचार करें तो इसके लिए FIR सिस्टम है। FIR सिस्टम है, पहला फफूंदनाशक से, दूसरा जो है कीटनाशक से और तीसरा राइजोबियम कल्चर से। अगर किसान बंधु जो है अपने जो भी फसल लगाने वाले हैं, अगर उसमें अगर बीज उपचार करके लगाते हैं तो उनको काफ़ी लाभ मिलता है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। रोपाई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। फ्रेंच बीन की खेती बरसात के समय मेड़ बनाकर करें। किसान भाई, डिबलिंग विधि में बीजों को बोने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में फल छेदक कीट की रोकथाम के बारे में। मिर्च फसल में फूल और फल लगने के समय फल छेदक कीट लगने का खतरा रहता है। किसान भाई, इस कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29, 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि जगत की ताजा तरीन खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव आपने जान लिया है। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद।
भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज हम बातें करने वाले हैं फल और सब्जी की मूल्य संवर्धन के बारे में। कैसे करें मूल्य संवर्धन ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, मूल्य संवर्धन, उसको अंग्रेजी में हम लोग वैल्यू एडिशन कहते हैं। यानी जो भी फल या सब्जी का उत्पाद आपके खेतों से निकलता है, उसको कैसे और अधिक मूल्य प्रदान किया जा सके, इसी को मूल्य संवर्धन कहते हैं। उसको आप डायरेक्ट थोड़ा सा प्रोसेस कर सकते हैं, कुछ दूसरा उत्पाद बना सकते हैं, या फिर उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग में सुधार कर सकते हैं। और इस पोस्ट हार्वेस्ट यानी तोड़ाई के पश्चात उसमें हम क्या क्या गतिविधि कर सकते हैं जिससे बाज़ार में उसका मूल्य अधिक मिले। इसके लिए तो या तो प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि जैसे अगर सब्जी की बात करें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम टमाटर की बात करें तो आप जानते हैं टमाटर का सॉस, केचप इत्यादि प्यूरे सब मिलता है। उसी तरीके से फलों की अगर हम बात करें तो अचार, चटनी, मुरब्बा, उसके अलावा जूस, जैम, इस तरह के बहुत सारे उत्पाद बाज़ार में मिलते हैं। ये सारे फलों और सब्जियों के होते हैं। तो ये सारे मूल्य संवर्धित पदार्थ हैं। अब ज़रूरी क्यों है, सवाल है कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो हम जब अधिक उत्पादन करते हैं तो इसका उत्पादन का जो समय होता है बड़ा छोटा होता है,
किसी का महीना 2 महीना, फलों का तो खासकर बहुत संकुचित होता है। तो जो फल को रखा जा सकता है कोल्ड स्टोरेज में, उसे तो कोल्ड स्टोरेज में जैसे सेब वगैरह को रख लेते हैं, लेकिन आम वगैरह को आप बहुत दिनों तक नहीं रख सकते, पपीता को नहीं रख सकते, लीची को तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो इन फलों में संवर्धन की ज़रूरत होती है। कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? एक तो होता है आप ग्रेडिंग कर दें और अच्छी पैकिंग कर दें, उससे उसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। दूसरा हुआ कि क्या क्या उत्पाद में हम इसको बदल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जूस मिक्ता, जैसे आप माजा पीते हैं, स्लाइस पीते हैं, या स्क्वैश, बहुत सारे रेडी टू सर्व बहुत सारी चीज़ें आप पीते हैं जिसमें लीची और पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी का रहता है जूस। तो वो ये मूल्य संवर्धित पदार्थ है और ये हमारे जो उत्पाद हैं उसी से होता है। अब है जैसे सब्जियों में भी आप देखते हैं टोमेटो का सॉस बनता है, केचप बनता है, प्यूरे बनता है। आप अगर आंवला की बात करें तो उसका अचार बनता है, उसका कैंडी बनता है। साथ ही साथ आप देखेंगे अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस या तोड़ाई के पश्चात जो नुकसान की बात करें तो हमारे देश में सिर्फ 5% से 30% तक तोड़ाई के पश्चात सब्जियों और फलों का नुकसान हो जाता है, नहीं बिकने के कारण, सड़ जाने के कारण, बहुत सारे वजह होती है। तो इसकी भरपाई करने के लिए हमें मूल्य संवर्धन की आवश्यकता होती है। अगर हम इसे राशि के रूप में देखें कि कितना रुपये का लॉस होता है, तो प्रति वर्ष फलों और सब्जियों के पोस्ट हार्वेस्ट तोड़ाई के पश्चात होने वाले नुकसान का आकलन किया जाता है तो ये 8,000 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष पूरे भारतवर्ष में नुकसान होता है। इतनी बड़ी क्षति को अगर बचाना है तो हमें मूल्य संवर्धन की ओर जाना होगा। इसके लिए सरकार भी बहुत प्रयत्न है और बहुत सारे इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आए हैं। यही वजह है कि आप बाज़ार में जो भी उत्पाद देखते हैं, जैसे आम का अगर आप माजा की बात करें, स्लाइस की बात करें, या फिर आंवले की बात करें, मुरब्बा की बात करें, टोमेटो सॉस और केचप की बात करें, प्यूरे की बात करें, या सिरका की बात करें, दूसरे फलों का, चाहे वो सिरका आपका एप्पल का हो या जामुन का हो या और किसी चीज़ों का हो, ये सब मूल्य संवर्धित है, प्रोसेस किया जाता है। यानी प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन एक पार्ट हुआ, उससे मूल्य संवर्धन होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम आने वाले दिनों में पूरे साल भर ये उत्पाद बाजार में उपलब्ध रहता है, जबकि डायरेक्ट फल को हम सालों भर के लिए नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात क्या हुई कि अगर हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं, सिंपल ग्रेडिंग कर दिए, अच्छे से तोड़ाई के बाद उसे सर सफाई कर दिए, ग्रेडिंग कर दिए और अच्छी पैकेजिंग कर दिए, उससे भी इसका वैल्यू ऐड हो जाता है और जो 40 रुपये बिकने वाली चीज़ 50 और 60 रुपये केजी बिक सकती है। तो ये भी एक चीज़ें हैं। दूसरा है कि नुकसान हमारा कहाँ होता है, तो हम देखते हैं ताज़े फल को बहुत अधिक नुकसान होता है, ताज़ी सब्जियां को नुकसान होता है तोड़ाई के पश्चात। साथ ही साथ जो जड़ वाली सब्जियां हैं उसको नुकसान होता है। किसी को कोई सड़ने की समस्या आती है तो किसी में जड़ निकलने की समस्या आती है। यानी सिर्फ हम फल और सब्जी की बात ना करें, अदरक, हल्दी जैसे चीज़ों को भी तोड़ाई के पश्चात बहुत नुकसान होता है, तो उसकी भी प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़रूरत है प्रोसेसिंग का। और अब एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि बहुत सारे जैसे टमाटर है, तो टमाटर जो लोकल बाज़ार के लिए उपजाते हैं जो प्रभेद, वही प्रभेद आपका प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं होता है। उसके लिए प्रोसेसिंग के अलग प्रभेद आते हैं, उन प्रभेदों का चयन करके आपको खेती करनी होगी। उसी तरीके से हम देखते हैं दूसरे फलों में भी, लेकिन आमतौर पर आम, पपीता, पाइनएप्पल, लीची जैसे कोई भी फल की वैरायटी आप उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ले जा सकते हैं। हालांकि जिसके गुद्दे अच्छे होते हैं, जिसको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है इंडस्ट्रीज तक ले जाने में, वैसे वैरायटी को चयन किया जाता है। जब आप प्रोसेसिंग पर्पस से अगर आप खेती करेंगे किसान भाई, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्रभेद का डिमांड है प्रोसेसिंग के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो टमाटर की अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, सारे फलों को तो एक साथ बताना संभव नहीं है। टमाटर में जो अधिक गुद्दे वाले होते हैं, उसमें जूस कम होता है, उसको प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसका छिलका के नीचे, बाहर जो स्किन होगा उसके नीचे मोटा गुद्दा होगा, अंदर में उसका खाली जगह कम होगा, उसमें रस कम रहेगा, उसको हम प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल मानते हैं। वो थोड़ा कड़ा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज भी नहीं होता। तो इसी तरीके से अन्य फलों में भी देखते हैं कि तोड़ाई के पश्चात कितना अधिक दिनों तक वो अच्छे तरीके से रह सकता है, डैमेज नहीं होता है, दूर के बाज़ार ले जाने में नुकसान नहीं होता है। वैसे प्रभेद को सिलेक्ट किया जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। देखिए, जब किसान भाई जब आप उपजाते हैं
तो देखते होंगे कि आगात फल या सब्जी निकलता है, बहुत अच्छा मूल्य होता है। पिछात बहुत लेट होता है, तब भी मूल्य मिलता है। लेकिन मेन सीजन में आम तौर पर फलों की सब्जियों का बाज़ार में भरमार होता है और उस समय मूल्य बहुत कम हो जाता है। तो उस समय अगर आप उसको प्रोसेस कर लें, आप टैग कर लें किसी कंपनी से, और अपने उत्पाद को आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ार में ऐसा है कि खास ब्रांड को ही लोग पसंद करते हैं। तो कंपनी से अगर आप टैग रखेंगे तो आप प्राइमरी प्रोसेसिंग कर लेंगे। कंपनी वाले आपको गाइडलाइन दे देते हैं और बड़े बड़े कैन वो खुद प्रोवाइड करा देते हैं कि कैसे आप प्रोसेस करके बड़े कैन में रखेंगे, फिर वो कैन उठा के ले जाएंगे, फिर वो अपने पैकेजिंग करेंगे कुछ और प्रोसेस करके और अपना ब्रांड लगा के वो मार्केटिंग करेंगे। तो इससे भी जहां 10-20 रुपये केजी जो सब्जी या फल आप बेच रहे थे, आपको कंपनी से टैग हो जाने के बाद आपको इसका दुगुना मूल्य मिल सकेगा। तो इस तरीके से करेंगे। इसके लिए थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है, जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, और मार्केट से लिंक होने के लिए जो बड़े बड़े इस फील्ड में इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे टैग करना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर सब्जी के उत्पादन की बात करें तो किसान जैसे ब्रांड है, तो उसके लिए हमें उनसे राब्ता कायम करना होगा। और अगर हमारे पास टोमेटो है तो कैसे लेंगे, या आम है तो वो किस तरह से लेंगे, हमें क्या प्राइमरी प्रोसेस करना होगा, इन बातों को ध्यान देना होगा और उसके हिसाब से हमें चलना होगा, तो हम उसका लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात, स्थानीय स्तर पे जैसे मुरब्बा और अचार हमारे किसान भाई बनाते हैं, वो बना के तो बेचते ही हैं इसको। लेकिन अब देखेंगे कि बाज़ार में खुला मुरब्बा और अचार लोग लेना पसंद नहीं करते आजकल। बड़े बड़े कंपनियों के जो ब्रांड होते हैं, अच्छे पैक होते हैं, साफ़ सुथरा होता है, उसे लोग खरीदना पसंद करते हैं। भले ही आप 20 रुपये केजी दे रहे हो, वो 40 रुपये मिल रहा हो। अगर अचार आप 100 रुपये केजी दे रहे हो, वो 250 ग्राम का 100 रुपया ले रहा हो प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसी को लोग खरीदते हैं क्योंकि उसका पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होता है। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप, अगर आपके पास ज़्यादा उत्पादन होता है फलों का या सब्जियों का, आप अच्छे से पैकेजिंग करें और अच्छे से ग्रेडिंग करें, फिर मार्केट में भेजें। और अधिक है, अगर आप उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भेजना चाहते हैं तो आप पहले से आप लिंक कर लें किसी फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज़ वाले से, और वो आपका उत्पाद को सही समय पे आए और उठावा कर लें और आपको सही मूल्य पाए। इस तरीके से आप करेंगे तब इसका आप अधिक लाभ कमा पाएंगे। किसान भाइयों, खेती किसानी करते हुए हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मौसम की मार झेलनी होती है, साथ ही साथ कीटों का भी प्रकोप होता है। कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए ज़्यादातर हम लोग रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर घर पर ही कीटनाशक बनाया जाए तो ये कम लागत में तैयार होता है और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होता है। तो पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे घर में तैयार किए जाने वाले कीटनाशक से कीट प्रबंधन, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीपा कुमारी झा। मैम, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है घर में तैयार किए जाने वाले कीटनाशक से कीट प्रबंधन, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि घर में कीटनाशक अगर तैयार करना हो तो क्या तैयारियां करनी चाहिए, कैसे शुरुआत में हम घर में कीटनाशक तैयार कर सकते हैं? जी, इससे पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। जो रासायनिक कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं तो क्यों घर में तैयार किए जाने वाले, जबकि रासायनिक में हमारे मार्केट में आराम से बाज़ार में मिल जाता है। तो जो होता क्या है, जब कीटनाशक से शीघ्र, रासायनिक कीटनाशक से शीघ्र कीट नियंत्रित हो जाता है, तो हमारे किसान भाई थोड़ा लालच या कम मेहनत करने के कारण उसका प्रयोग करते हैं, जिससे 3 प्रमुख हानियाँ कह सकते हैं देखने को मिलती है। एक तो कीट में प्रतिरोध की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो कीटनाशक पहले अच्छे से काम करता था वो कीटनाशक अब नहीं काम करता है। दूसरा होता है क्या, कभी कभी जो हमारे मित्र कीट हैं वो मतलब कीटों के शत्रु कीट को मार देते हैं, जिसके कारण शत्रु कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा है अवशेष का प्रॉब्लम। रासायनिक कीटनाशक का अवशेष मिट्टी में, फल में पाया जाता है, साथ साथ यह प्रवाहित होकर सिंचाई के पानी के साथ या वर्षा के जल के साथ प्रवाहित होकर हमारे शुद्ध पेयजल को भी दूषित करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले एकीकृत कीट प्रबंधन पर जोर देना चाहिए। एकीकृत कीट प्रबंधन का मतलब होता है कीट प्रबंधन के विभिन्न आयामों को एक साथ करना, जिसमें कि मिट्टी की गर्मी के समय मिट्टी की गहरी जुताई से लेकर प्रभेद का ये चुनाव, जैविक कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक सभी का सम्मेलन से करते हैं। अब दूसरी बात है, अब आते हैं चर्चा के विषय पे, जो घर में जैसे कि नीम, लहसुन, तंबाकू,
मिर्चा, गौमूत्र आदि से कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। मैम अभी आप जिक्र करे थी कि ये सब जो कीटनाशक है रासायनिक बाजार में मिलते हैं और हम घर में चाहे तो घर में भी तैयार कर सकते हैं, तो घर में कौन कौन से कीटनाशक तैयार कर सकते हैं और क्या विधि है इसको तैयार करने की? जैसे कि सबसे पहले हम नीम का बात करते हैं। वैसे तो नीम के पौधे का सारे भागों में कीटनाशी गुण पाया जाता है, परंतु नीम की फल्ली सबसे उपयोगी है। नीम की फल्ली को करीब 5 किलोग्राम नीम की सूखी फल्ली लेते हैं, उसे चूर्ण के रूप में बदल देते हैं। 10 लीटर पानी में करीब रात भर उसको भिगोकर अच्छी तरह से मिलाकर भिगो देते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर सुबह में उसे अच्छी तरह मिलाकर छान लेते हैं। फिर 200 ग्राम कपड़े का साबुन अथवा सर्फ लेकर उसे मिलाते हैं। फिर उसकी मात्रा पानी मिलाकर उसकी मात्रा 80 से 100 लीटर तक बनाते हैं। फिर उसका छिड़काव करते हैं। दूसरा सामान्यतः यूज होता है तंबाकू के डंठल का। करीब 1 किलोग्राम तंबाकू के डंठल को लेते हैं, उसे छोटे छोटे काट कर चूर्ण के रूप में बना लेते हैं। फिर उसे 10 लीटर पानी में भिगाकर रात भर अच्छी तरह से मिलाकर भिगाकर छोड़ देते हैं। फिर सुबह में उसे आधा से 1 घंटा तक गर्म करते हैं। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसे मिलाकर छान लिया जाता है। फिर उसमें 200 ग्राम करीब कपड़े का साबुन अथवा सर्फ मिलाकर उसे घोल को फिर से अच्छे से मिला लेते हैं और फिर उसे पानी की मात्रा 80 से 100 लीटर तक मिलाकर बढ़ाते हैं और फिर उसका छिड़काव करते हैं। मैम ये तो हो गई कि घर में तैयार की जाने वाली नीम आधारित या तंबाकू आधारित हो गए। इसके अलावा और कौन सी विधि है और किस किस चीज़ से हम घर में कीटनाशक तैयार कर सकते हैं? जी, इसके बाद हरी मिर्च और लहसुन जो सामान्यतः सब जगह आसानी से उपलब्ध होता है उससे भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हरी मिर्च करीब 3 किलो तीखी हरी मिर्च लेंगे, उसका डंठल तोड़ लेते हैं। फिर उसे सामान्य विधि से ही पीस लेते हैं। फिर उसको 10 लीटर पानी में करीब रख देते हैं रात भर के लिए। उसी समय दूसरे बर्तन में आधा किलो करीब लहसुन को छील कर ले लेते हैं। फिर 250 मतलब 1 पाव करीब किरासन तेल लेते हैं। दोनों का मिक्सचर को घोल कर रखते हैं रात भर के लिए। सुबह में क्या करते हैं, दोनों को फिर से मिलाकर छान लेते हैं। फिर 150 ग्राम करीब साबुन को और दोनों मिश्रण जो रात में हम अलग अलग बनाए दोनों को एक साथ छान के करते हैं। फिर उसमें करीब 150 ग्राम साबुन घोल देते हैं। अब जो मेरा मिश्रण तैयार हुआ उसको फिर 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद उसमें फिर पानी की मात्रा मिलाकर 80 से 100 लीटर तक बनाते हैं। फिर उसका हम छिड़काव करते हैं। जी देखिए, बाज़ार में जो है आपको नीम का तेल मिलता है, लेकिन जैसे अभी हम लोग उपयोग किए हैं नीम की खल्ली का बनाना, लहसुन मिर्च का बनाना, ये सब बाज़ार में आपको रेडी टू मतलब बना बनाया नहीं मिलता। इसे हमें उपयोग करने के लिए घर में बनाना ही पड़ता है। रही बात दूसरी जो कितने दिनों के बाद यूज करना है, तो ये 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। आपका फसल कौन सा है, फसल में कीट कितने लगे हुए हैं, तो इन सबों पर सामान्यतः 10-15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करने के लिए कहा जाता है। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि अगर हमारे किसान भाई इनको छिड़काव करेंगे तो क्या सही समय होनी चाहिए, कितने अंतराल पर ले जाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं? जी, छिड़काव करने के लिए तो जैसा कि अभी बताया, फसल का चुनाव, कीट की प्रकृति सब देखना पड़ता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग 10-15 दिन के अंतराल पर कहते हैं छिड़काव कर देना चाहिए, दूसरा छिड़काव कर देना चाहिए। एक खास ध्यान रखने वाली बातें हैं, छिड़काव जो है सो सुबह के समय नहीं करना चाहिए, शाम के समय ही करना चाहिए। शाम के समय क्या, अगर सूर्य के प्रकाश में हम छिड़काव करेंगे तो निम्नीकरण, जिसे फोटो डिग्रेडेशन भी कहा जाता है, उसके कारण कीटनाशी प्रभाव कम हो जाता है। और दूसरा जो बिना अगर जैसे हम पहले चर्चा किए थे, जो कीटनाशक का अधिक उपयोग करने के कारण हमें हानि हो रही है, जो कीटनाशक से कीट मेरा प्रबंध नहीं हो पा रहा है, उसी तरह अगर इसका बिना उचित पानी की मात्रा मिलाए कर लेंगे ताकि ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, एक मान्यता होती है जो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ज़्यादा नियंत्रण होगा, तो वैसा करने से इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। हमारी पौधे की पत्तियां सूख सकती है, पौधा इवन यहाँ तक कि मेरा पूरा पौधा भी सूख सकता है। मैम, तो चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव देंगे कि घर में कीटनाशक करने से क्या उनको लाभ मिल सकता है? जी, एक बताना चाहूँगी, मिलीबग जो श्वेत दुधिया रंग का कीट है और बहुत ही ज़्यादा उसका प्रकोप करीब सारे कीटों पे दिखा जाता है। किसान मेला या कहीं भी किसान से जब हमारी बातचीत होती है तो सबसे बड़ी समस्या आज के दिनों में देखा जा रहा है। तो उसके लिए अगर कुछ होते, जैसे आजकल किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट बढ़ा है, कुछ बुजुर्ग किसान होते हैं जो कहते हैं हम इतना छान नहीं सकते, नहीं बना सकते, तो उनके लिए खासकर वो
मात्र 4 बूंद किरासन तेल आधा लीटर पानी में रखकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह में उसे एक बार अच्छी तरह से मिलाकर पौधों पर छिड़काव करेंगे तो मीलीबग जो दुधिया सफ़ेद रंग की कीट है उससे बहुत ही राहत मिलती है पौधों को। लेकिन ध्यान देने की बात है, छिड़काव के समय पत्तों की दोनों परत अच्छी तरह से भीगनी चाहिए। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि घर में कीटनाशक आप कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे अपने जो फसल लगे हुए उन पर छिड़काव करके अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात आप हमें लिख भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।